friends, hi, I am Apurva and I welcome you to my YouTube channel Civils Tube. I hope you all are doing good. तो आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारी MPG के सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 750 AD से 1000 AD का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में मेनली पढ़ाई करी थी। हमने देखा था कि किस तरीके से राजपूत डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी इमर्ज होकर आई। इसके बाद में हमने ट्राई पार्टी स्ट्रगल के बारे में भी देखा। ट्राई पार्टी स्ट्रगल देखने के बाद में हमने देखा कि किस तरीके से प्रतिहार डायनेस्टी का रूल हो गया कन्नौज वाले रीजन में, किस तरीके से उनका पूरा नॉर्थ इंडिया पे रूल एक्सटेंड हो गया और किस तरीके से उनने जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे उनको ब्लॉक किया इंडिया में एंटर होने से, किस तरीके से उन्होंने उनको फेस किया। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से चंदेल्स को गुर्जर प्रतिहार ने अपने फ्यूडिटरीज बनाए थे और बाद में उनने अपने आप को एक सोवरेन स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया और वो एक सोवरेन स्टेट बन गया अराउंड 950 AD के आसपास। और उसके बाद में हमने उनकी 1200 AD के आसपास तक की हिस्ट्री देखी, 13th सेंचुरी AD तक का टाइम पीरियड उनका पूरा देखा जब तक उनके ग्रेट किंग्स रहे। और फिर बाद में तब वो वीक एम्पायर हो गया तो वो 16th सेंचुरी AD तक चलता रहा, बट वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, तो वो हमने इतने डिटेल में नहीं देखा। अब आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम परमार्स के बारे में देखेंगे। परमार डायनेस्टी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है MP कंटेक्स्ट में, मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर इससे 15 मार्कर क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कि राजा भोज का क्या पॉलिटिकल और कल्चरल कंट्रीब्यूशन रहा है, ये 15 मार्कर क्वेश्चन था। इसके अलावा प्री में जो भी 2019 की जो प्री हुई है उसके अंदर भी क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा टेम्पल किस राजा ने बनवाया है, तो राजा भोज ने जो चित्तौड़ का जो टेम्पल था वो उसका ऑप्शन था। तो इस पर्टिकुलर एरिया से चंदेल डायनेस्टी हो गई, परमार डायनेस्टी हो गई, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसकी छोटी छोटी डिटेल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम परमार डायनेस्टी के बारे में सारी डिटेल्स कवर करेंगे। इसके अलावा राजा भोज को एज अ पर्सनैलिटी भी पढ़ेंगे, उनका लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, उनका मिलिट्री सक्सेशंस किस तरीके से रहे, उनका रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। तो इस तरीके से आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परमार डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था। तो परमार डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था ये 9th सेंचुरी AD के आसपास आई और 14th सेंचुरी AD तक का इनका टाइम पीरियड रहा। इनका रूलिंग रीजन क्या था, तो इनका रूलिंग रीजन था मेनली मालवा वाला रीजन। देख रहे हैं आप ये मैप, ये नर्मदा रिवर का बताई हुई है। ये परमार्स यहाँ पे थे, पहले बहुत छोटे एरिया में थे बट धीरे धीरे इनने अपना रूल काफ़ी कुछ एरियाज़ के अंदर एक्सटेंड कर लिया था। ठीक है, तो आप इस मैप की मदद से समझ सकते हैं कि किस तरीके का परमार्स का रूल था। ये मालवा का रीजन कहलाता है। ये वन ऑफ द 4 अग्निकुल क्लैन ऑफ मालवा है। ऐसा कहा जाता है कि माउंट आबू में एक यज्ञ हुआ था जिसमें से 4 राजपूत क्लैंस निकले थे, 4 अग्निकुल क्लैंस निकले थे, जिसमें से एक था परमार्स। परमार्स, प्रतिहार, इस तरीके से 4 क्लैंस थे जो यहाँ से निकले थे। अब हम देखते हैं कि इनकी कैपिटल क्या थी, तो इनकी कैपिटल थी धार। अभी तक हम उज्जैन, विदिशा ये वाला पार्ट पढ़ते आए हैं मालवा रीजन का मेनली, बट इनने अपनी कैपिटल बनाया था धार को। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ सकता है कि धार किसकी कैपिटल थी, या कोई भी क्वेश्चन आता है जैसे 3 मार्कर आ गया, धार आ गया, तो आपको उसके बारे में क्या मेंशन करना है, इसलिए आपको ये डिटेल्स पता होना चाहिए। ये वासल्स ऑफ राजपूता थे, मतलब कि फ्यूडेटरीज थे ये राजपूत डायनेस्टी के। डायनेस्टी कहाँ थी राजपूत डायनेस्टी? मानेखेत वाले रीजन में थी, कर्नाटका के। इनका इन्फ्लुएंस रहा था मालवा वाले रीजन में, और अपना अच्छा अपहोल्ड रखने के लिए, अपना अच्छा होल्ड रखने के लिए इस एरिया में राजपूत डायनेस्टी ने यहाँ पे अपॉइंट किया था परमार्स को एज अ गवर्नर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड। अब देखते हैं हम कि किसने इस डायनेस्टी को फाउंड करा, तो इसको फाउंड किया था उपेंद्र ने, जिन्हें कृष्णराज के नाम से भी जाना जाता है। किस समय किया था? एट द बिगनिंग ऑफ 9th सेंचुरी AD। 9th सेंचुरी AD के बिगनिंग में इनने किया था एक परमार डायनेस्टी को इस्टेब्लिश मालवा वाले रीजन में, जिसकी कैपिटल थी धार। ठीक है, इस समय ये सोवरेन स्टेट नहीं था, ये फ्यूडेटरीज थे राजपूत्स के। 1972 AD आते तक जो सियाक जो किंग थे परमार्स के, उनने अपने आप को सोवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया, सोवरेन पावर डिक्लेयर कर दिया कि हम इस स्टेट की पावर हैं, हम किसी के अंडर नहीं आते, हम एक सोवरेन पावर है।
ये हमको कहाँ से पता चलता है कि सियाक ने अपने आप को सोवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया था, मालवा को सोवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया था, राजपूट्स के अंडर जो आते थे उसे पूरी तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था। तो ये हमको पता चलता है सियाक के गुजरात वाले इंस्क्रिप्शन से। इम्पॉर्टेंट है एमपी के कंटेक्स्ट में, यदि कोई भी 3 मार्कर 15 अब 5 जो हमारा जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग यदि 5 मार्कर आता है, 11 मार्कर आता है, उसमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बन के आता है। तो ये छोटी छोटी बातें यदि आप लिखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स को याद रखने की कोशिश करिए। अब हम देखते हैं इनके इम्पॉर्टेंट किंग्स। अब 972 AD का जब टाइम पीरियड था तब सियाक इसके फर्स्ट सोवरेन स्टेट जिन्हें डिक्लेयर किया था वो किंग बने। इसके बाद में हम सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट किंग इस डायनेस्टी के देखते हैं वो थे वाकपति मुंज। वेरी इंपॉर्टेंट किंग है। इनका टाइम पीरियड अप्रॉक्स 972, कहीं जगह 975 लिखा रहता है। तो अप्रॉक्स इस समय पे इनका रूल इस्टेब्लिश हुआ था। ये फर्स्ट पावरफुल रूलर थे परमार डायनेस्टी के। ठीक है, फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी वाकपति मुंज थे। इन्होंने जो परमार किंगडम था उसको कंसोलिडेट किया था, स्ट्रॉन्ग तौर पे इमर्ज होकर आया परमार किंगडम इनके टाइम पे। इन्होंने पैट्रोनाइज किया था पोएट्स को और उस समय के स्कॉलर्स को, मतलब कि संरक्षण प्रोवाइड किया था, पैट्रोनाइज किया था इनको पूरी तरीके से काम करने की। पोइट्स वगैरह को पैट्रोनाइज करना मतलब कि इनको सपोर्ट करना ताकि ये आगे बढ़ सके, अपने काम को और ज़्यादा अच्छे से कर सके। अब हम देख लेते हैं इनके मिलिट्री सक्सेशन के बारे में। इन्होंने काफ़ी सारे मिलिट्री सक्सेशंस किए अगेंस्ट वेरियस किंग्स। ये चहामन्स के अगेंस्ट लड़े, चहामन्स जो कि चौहान्स होते हैं, चौहान्स। इसके बाद में गुहिलास के अगेंस्ट हून इन्वेजन थोड़े बहुत होते रहते थे इनके टाइम पे भी, तो उनके अगेंस्ट भी इन्होंने मिलिट्री सक्सेशंस करे। तो ये इनकी काफ़ी सारी मिलिट्री सक्सेशंस में भी हमको अचीवमेंट्स देखने के लिए मिलती है। इनने इनिशियल स्टेज में जो चालुक्य किंग थे, ये मैप देख रहे हैं यहाँ पे, चालुक्यास का रूल स्टार्ट हो गया था राजपूट्स के बाद में। राजपूत डायनेस्टी का टाइम पीरियड 750 से हम देखते हैं 1000 AD तक। उसके बाद में यहाँ पे चालुक्यास आ गए थे। ठीक है, चालुक्यास का टाइम पीरियड था अराउंड 950 के आसपास से लेकर फिर ये 1200-1300 AD तक ये इम्पॉर्टेंट्स थे चालुक्यास। ठीक है, चालुक्यास के बारे में देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि चालुक्य किंग थे तैलापा। तैलापा 2 को इनिशियल स्टेज में वाकपति मुंज ने डिफीट किया। कई बार इनको सक्सेस मिल गई इनके अगेंस्ट, बट अल्टीमेटली ये जो किंग थे तैलापा, इन्होंने डिफीट कर दिया वाकपति मुंज को और काफ़ी कुछ एरिया जो मालवा रीजन का था उसको कैप्चर कर लिया, अपने किंगडम का पार्ट बना दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके बारे में। एग्जाम में डायरेक्ट MCQ आ सकता है कि जो वाकपति मुंज थे उनको कौन से चालुक्य किंग ने डिफीट किया था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। वाकपति मुंज इंपॉर्टेंट किंग है परमार डायनेस्टी के, इसलिए इनसे रिलेटेड छोटी छोटी डिटेल्स को याद रखने की कोशिश करिए। ठीक है, किंग का नाम क्या था? तैलापा। अब हम नेक्स्ट जो किंग देखते हैं क्या नाम है इनका? इनका नाम है सिंधुराज। सिंधुराज जो किंग है ये अराउंड 990 AD के आसपास आए थे। ये वाकपति मुंज के ब्रदर थे। इनने जो वेस्टर्न चालुक्य थे, किंग सत्यश्रय, अब ये जो तैलापा जो किंग थे चालुक्य किंग, इनका टाइम पीरियड 994 से 998 AD तक था। जैसे ही ये गए तो इसके बाद में सत्यश्रय करके किंग आए चालुक्य डायनेस्टी के, वेस्टर्न चालुक्य यही वाले रीजन में सत्यश्रय का रूल आया। उस समय पे ये जो सिंधुराज जो वाकपति मुंज के ब्रदर थे वो किंग बने, तो इन्होंने अटैक करा, सत्यश्रय को डिफीट करा और जो टेरिटरी तैलापा ने कैप्चर कर ली थी मालवा रीजन की, उसको वापस से रिकवर कर लिया, रीऑक्यूपाई कर लिया इनने। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इनसे रिलेटेड। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये क्या टाइटल लेते थे। तो सिंधुराज ने टाइटल लिया था नव शशांक का। इसके अलावा अमोघ वर्ष का भी टाइटल लेते हैं ये लोग। अमोघ वर्ष बेसिकली राजपूत डायनेस्टी ये टाइटल्स लेती थी क्योंकि ये फ्यूडेटरीज थे राजपूत के। तो हम देखते हैं कि इस डायनेस्टी के काफ़ी सारे किंग्स थे जो अमोघ वर्ष का टाइटल लेते थे और सिंधुराज का टाइटल था नव शशांक। नव शशांक चरित्र बुक देखने मिलती है हमको जो कि इनके कोर्ट पोएट थे पद्मगुप्त, उन्होंने लिखी थी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे कुछ नहीं है।
नवशशांक बुक किसने लिखी है? पद्मगुप्त ने लिखी है, जो कि कोर्ट पोएट थे। नवशशांक मतलब सिंधुराज। नवशशांक टाइटल किसने लिया था? सिंधुराज ने लिया था। तो अभी तक हमने 2 इंपॉर्टेंट किंग्स पढ़े, वाकपति मुंज, उसके बाद में हमने सिंधुराज पढ़ा। अब सिंधुराज के बेटे का रूल स्टार्ट हुआ, जिनका नाम था राजा भोज। राजा भोज मोस्ट सेलिब्रेटेड किंग ऑफ सेंट्रल इंडिया है, मोस्ट फेमस किंग ऑफ सेंट्रल इंडिया है। इनका नाम हम काफ़ी बार सुन चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इनकी सारी डिटेल्स को एज अ पर्सनैलिटी पढ़ेंगे। इनका टाइम पीरियड था 1010 AD से लेकर 1055 AD तक। अराउंड 45 ईयर्स का इनका रूल था, अच्छा खासा टाइम इन्होंने रूल करा। सन थे ये सिंधुराज के। He was not only the greatest Parmar king but also one of the greatest king of Central India. Greatest king of Central India कहे जाते हैं राजा भोज। राजा भोज जो थे ये एक बेनोवेलेंट किंग थे, काफ़ी फ्रेंडली किंग थे, सबकी बहुत हेल्प करते थे, पैट्रन थे ये आर्ट और कल्चर के। इसके अलावा एक ही रिनोन्ड वॉरियर भी थे। ठीक है, बेनोवेलेंट किंग थे, पैट्रन थे आर्ट एंड कल्चर के, और एक रिनोन्ड वॉरियर थे। इनने अपनी टेरिटरी को काफ़ी एक्सपैंड करा। जो ये परमार का रीजन था ये काफ़ी छोटा था। इनने कुछ चीज़ें है ना गुर्जर प्रतिहार पे अटैक करके ले ली, चंदेल्स के साथ भी इन्होंने फाइट करी, चाहमन्स के साथ भी फाइट करी, कलचुरीज के साथ भी फाइट करी, चालुक्यास के साथ भी फाइट करी। तो लगभग इनके जितने भी नेबर्स थे सबके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और इनने अपना जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था उस पर काफ़ी फोकस करा और काफ़ी कुछ टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी करा। ठीक है, He fought war nearly all his neighbor in attempt to expand his kingdom. बिकॉज ऑफ हिज पैट्रोनेज टू स्कॉलर्स, ये जो स्कॉलर्स का जो पैट्रोनेज करते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे, उनका संरक्षण करते थे, उनको इंडिपेंडेंटली काम करने का बोलते थे, तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड किंग इन द इंडियन हिस्ट्री, भोज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड किंग इन द इंडियन हिस्ट्री। ऐसे तो बहुत सारे किंगों ने पैट्रोनेज प्रोवाइड करा है आर्ट एंड कल्चर को, बट भोज ने जिस लेवल पे जाके पैट्रोनेज प्रोवाइड करा था, आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में काम हुआ इनके दौरान, वो एक्सेप्शनल था, इसलिए इन्हें मोस्ट सेलिब्रेटेड किंग इन द इंडियन हिस्ट्री माना जाता है। इनकी डेथ के बाद में काफ़ी सारी इनकी लेजेंड्स है, काफ़ी सारी इनकी स्टोरी है, जिनमें इनको एज अ राइटियस स्कॉलर किंग पोर्ट्रे किया जाता है। ठीक है, क्या पोर्ट्रे किया जाता है? राइटियस स्कॉलर किंग के तौर पे पोर्ट्रे किया जाता है इनको इनके लेजेंड्स में। अब हम इनका मिलिट्री सक्सेशंस देख लेते हैं, इनके टाइम पे जो इन्होंने वॉर्स लड़ी वो देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने काफ़ी सारे टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए काफ़ी सारे किंग्स के साथ, सारे नेबर्स के साथ इन्होंने फाइट लड़ी, ताकि अपना जो परमार डायनेस्टी का जो किंगडम है उसको बढ़ाया जा सके टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए। He inherited the kingdom centered around मालवा रीजन। मालवा रीजन के आसपास जो भी किंगडम्स थे उनके साथ इनने फाइट करी और कुछ कुछ टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी ये करते रहे कंटिन्यूसली। इनके टाइम पे हम काफ़ी कुछ देखते हैं। इनका जो रूल था ये नॉर्थ में चित्तौड़ तक पहुंच चुका था, जो कि राजस्थान में आता है। अपर कोंकण साउथ में जो महाराष्ट्र में आता है। साबरमती रिवर जो कि गुजरात में आती है वेस्ट में है, और विदिशा तक ईस्ट में इनका रूल बढ़ चुका था। काफ़ी कुछ इनने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करा था। इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। परमार्स ऑफ मालवा जो थे इनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे चालुक्य ऑफ गुजरात के साथ। ठीक है, ये जो चालुक्य ऑफ गुजरात थे यहाँ पे, इनके साथ भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। वल्लभ राज और दुर्लभ राज इस जगह के उस समय किंग थे। ये चालुक्य ऑफ गुजरात को उस समय हम सोलंकीस के नाम से भी जानते थे। अब इसके बारे में हमको कैसे पता चलता है कि इनने काफ़ी सारी फाइट्स लड़ी या काफ़ी कुछ टेरिटोरियल एक्सपेंशन करा? तो उस समय के काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिससे हमको इनके बारे में पता चलता है। इसी तरीके से हमको एक उदयपुर प्रशिष्टि मिलता है। ठीक है, इससे हमको क्या पता चलता है कि जो राजा भोज थे ये मर्सिनरीज डिफीटेड द तुर्कशास। ये क्या है? टर्किक पीपल जो थे उनको डिफीट किया था, ये बताया जाता है उदयपुर प्रशिष्टि के द्वारा। ठीक है, सम लेजेंडरी अकाउंट ये भी बताता है कि जो राजा भोज थे इन्हें मिलिट्री सक्सेशन मिला था अगेंस्ट गजनवी। जो मोहम्मद गजनवी जो थे
इनके अगेंस्ट इनको मिलिट्री सक्सेशन मिला था। ये महमूद गजनवी जो थे, इन्होंने इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट किया था 998 एडी के आसपास, और 1027 एडी तक ये कंटिन्यूसली इंडिया पे एक्सपेडिशंस करते रहे। अराउंड 17 टाइम्स इनने एक्सपेडिशंस किए, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुस्लिम इन्वेडर थे जिनने इंडिया पे अटैक करा, ठीक है। बट और ये कहा जाता है कि जो राजा भोज थे, इन्होंने डिफीट किया था गजनवी को, बट इस चीज़ के हमारे पास कोई क्लियर एविडेंसेस नहीं है। जो इनकी लेजेंडरीज है, जो इनकी लेजेंड्स की जो स्टोरीज़ हैं, जो इनके बारे में कहानियाँ हैं, उसमें ऐसा कहा जाता है, बट एज सच कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास इस चीज़ का, ओके। अब हम देखते हैं कि जो उस समय के जो मेडाइवल जब टाइम पीरियड चल रहा था, उस समय के काफ़ी सारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उनका ये कहना था कि जो महमूद गजनवी थे, उन्होंने अवॉइड किया था कन्फ्रंटेशन विद द पावरफुल हिंदू रूलर नेम परमार देव, ठीक है। क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं कि जब महमूद गजनवी ने इंडिया पे अटैक किया, तो जो महमूद गजनवी थे, उन्होंने अवॉइड किया कि उनका कन्फ्रंटेशन हो परमार देव के साथ, जो कि एक पावरफुल हिंदू रूलर थे उस समय के। और मॉडर्न डे जो हिस्टोरियंस हैं, इन परमार देव को आइडेंटिफाई करते हैं एज अ राजा भोज, ठीक है। आइडेंटिफाई परमार देव एज राजा भोज। अब हम देखते हैं कि जो राजा भोज थे, इनको टेरिटोरियल एक्सपेंशन का काफ़ी वो था, एम्बिशियस किंग थे ये, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहते थे। अब आप ये मैप देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे चंदेल्स का रूल था। चंदेल डायनेस्टी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, और हमने देखा कि चंदेल डायनेस्टी भी एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी के रूप में इमर्ज होकर आई थी। और परमार्स और चंदेल्स ये कंटेम्प्रेरी थे, इनका जो पीक टाइम था ये बिल्कुल कंटेम्प्रेरी था। ये दोनों ही डायनेस्टी अराउंड 900 एडी के आसपास फ्यूडेटरीज के रूप में आई, और फिर धीरे धीरे ये दोनों ही सोवरेन स्टेट के रूप में इमर्ज होकर आए। तो इनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलते थे। और 1000 एडी का जब टाइम पीरियड था, जब यहाँ पे राजा भोज आए, तब चंदेल्स में भी पावरफुल किंग जो थे चंदेल डायनेस्टी के, विद्याधर, उनका रूल स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो राजा भोज ने कोशिश करी कि जो चंदेल किंगडम है, इसका भी कुछ टेरिटोरियल एरिया को कैप्चर कर सके, बट जो विद्याधर थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंग थे, उन्होंने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। ऑल्दो हम देखते हैं कि जो चंदेल किंग थे विद्याधर, उनके जो फेडेटरीज थे, उन पे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ राजा भोज का, ठीक है। इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर राजा भोज का, क्योंकि राजा भोज उस समय काफ़ी सेलिब्रेटेड किंग थे, उनको लोग बहुत पसंद करते थे, तो वो फ्यूडेटरीज को अट्रैक्ट करने लगे अपनी तरफ। जो राजा भोज थे, इनने वीरराम, ये जो किंग थे, शाकंबरी किंग थे, ये शाकंबरी ऑफ जहामन कहलाते हैं। शाकंबरी क्या है? ये बेसिकली सांभर लेक टाउन ऑफ राजस्थान है, ठीक है। सांभर लेक के बारे में आपने सुना होगा, राजस्थान में एक लेक है अजमेर और जयपुर के पास में, वहाँ पे इनका रूल था। इन्हें चौहान ऑफ अजमेर भी कहा जाता था, ठीक है। तो इनके साथ भी इनका रिलेशंस अच्छे नहीं थे। इनका रूल देखिए, इस मैप में आपको समझ में आ रहा होगा, इस एरिया में इनका रूल था। तो इस जगह पे भी परमार्स को टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना था। राजा भोज यहाँ पे भी अपनी टेरिटरी बनाना चाहते थे, यहाँ पे भी अपनी स्टेट को एक्सपैंड करना चाहते थे। तो इनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, और इन्होंने यहाँ के जो किंग थे वीरराम, इनको डिफीट करा। अब हम देखते हैं कि 1042 एडी आते आते जयसिम्हा जो सन थे और सक्सेसर थे सोमेश्वर वन के, उन्होंने मालवा को इन्वेड किया, ठीक है। ये वेस्टर्न चालुक्य इन डेक्कन थे। आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे चालुक्यास का रूल था, और इस समय इनका रूल स्टार्ट हो गया था सोमेश्वर वन का। और सोमेश्वर वन ने कई बार मालवा को इन्वेड किया, कई बार मालवा की सिटीज़ को प्लंडर किया, कई बार इन सिटीज़ को लूटा, जैसे कि धार, उज्जैन, मंडपा मतलब कि मांडू वाला जो एरिया है उसको मंडपा कहा जाता था। इस सिटीज़ को प्लंडर करा चालुक्य किंग ने। इसके बारे में हमको कैसे पता चलता है? तो ये हमको चालुक्य इंस्क्रिप्शंस से पता चलता है। देखिए, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्टोरिकल डेटा को,
हिस्टोरिकल एविडेंस को कंस्ट्रक्ट करने में, हमको समय की क्रोनोलॉजी पता करने में, और मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस, मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री हमको इसी से पता चलती है। तो हमको ये चालुक्य के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं काफ़ी सारे, जिससे हमको इस बारे में पता चलता है कि ये कई बार मालवा सिटीज़ के ऊपर अटैक कर चुके थे। ऑल्दो जो भोज, राजा भोज थे, उन्होंने रीस्टैब्लिश करा अपना कंट्रोल मालवा पे सून आफ्टर द डिपार्चर ऑफ चालुक्य आर्मी। ठीक है, बट इस समय से जो मालवा का जो रीजन था वो वीक होना स्टार्ट हो गया। बाद में जो राजा भोज थे, इनने कलचुरी किंग गंगेय करके थे, उनको भी डिफीट करा था। ये कलचुरी डायनेस्टी के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनका रूल त्रिपुरी वाले रीजन से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे थी ये डायनेस्टी। ये मध्य प्रदेश का जो जबलपुर वाला रीजन है, वहाँ से इनका रूल स्टार्ट हुआ था, और कहीं धीरे धीरे इन्हें बुंदेलखंड वाले रीजन को भी कैप्चर कर लिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, डिटेल में पढ़ेंगे। इसके किंग थे गंगेय, उनको डिफीट कर दिया था राजा भोज ने। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने इनका मिलिट्री सक्सेशन देखा। हमने ये देखा कि जितने भी आसपास की डायनेस्टी थी, जितने भी इनके नेबर्स थे, सबके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे, क्योंकि राजा भोज एक बहुत अच्छे किंग थे, बहुत पावरफुल किंग थे, और ये अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन में कंटिन्यूसली लगे हुए थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनका क्या कल्चरल कंट्रीब्यूशन रहा। कल्चरल कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है राजा भोज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब यदि आप राजा भोज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनका मिलिट्री सक्सेशन, उनकी वॉर्स, ये तो लगभग सारे ही किंग करते थे, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम राजा भोज से रिलेटेड पढ़ते हैं वो है इनका कल्चरल एंड रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन। जो राजा भोज थे, इन्हें ग्रेट स्कॉलर और बिल्डर कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि एक डॉक्टर शेल्डन पोलॉक हैं, एक हिस्टोरियन थे ये, जिनका ये कहना है कि राजा भोज को इनने कैसे डिस्क्राइब किया है, द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट किंग एंड फिलोसोफर किंग ऑफ हिज टाइम, परहैप्स ऑफ एनी इंडियन टाइम। ये मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट किंग और फिलोसोफर किंग के नाम तौर पे इमर्ज हुए, और शायद पूरी इंडियन हिस्ट्री में ऐसा दूसरा कोई किंग है ही नहीं। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट किंग है। और यदि आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं और 11 मार्कर है, 5 मार्कर है, और यदि आप ये स्टेटमेंट उसमें लिखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा आपके आंसर का इंप्रेशन रहेगा। तो यदि आपको ये स्टेटमेंट याद रहे तो आप याद रख सकते हैं, द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट किंग एंड द फिलोसोफर किंग ऑफ हिज टाइम, परहैप्स ऑफ एनी इंडियन टाइम। बहुत स्मॉल सी लाइन है बट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमको परमार जो राजा है, राजा भोज, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो काफ़ी सारी जो कॉपर प्लेट्स मिली है उन पर कुछ कुछ इंस्क्राइब किया गया है। हमको मालवा के रीजन में बहुत सारी इस तरीके की कॉपर प्लेट्स मिली है, उससे हमको राजा भोज के बारे में जानने मिलता है। बहुत सारी कहानियाँ हैं इनसे रिलेटेड, अकॉर्डिंग टू फ्लॉकलोर। इनके रिलेटेड जो कहानियाँ हैं उनसे हमको सुनने मिलता है कि जो भोपाल जो सिटी थी, भोपाल सिटी इस्टेब्लिश करी थी, फाउंड करी थी राजा भोज ने। ठीक है, ऑल्दो ये फैक्ट कितना सही है कितना गलत है नहीं पता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भोपाल सिटी है वो राजा भूपाल ने करी है। तो अभी राजा भूपाल को राजा भोज से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, काफ़ी कुछ डिलेमास हैं। तो एग्जैक्टली नहीं पता, बट कहानियों में ऐसा कहा जाता है, किससे कहानियों में सुनाया जाता है कि राजा भोज ने भोपाल सिटी को फाउंड किया था, फाउंडेड द सिटी ऑफ भोपाल। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो भोपाल का अपर लेक है और भोपाल, उसे भी इन्हीं ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, एक डैम बना के, अर्थन डैम अक्रॉस द कोलन रिवर। कोलन रिवर है जिसके पास में इनने डैम बना के अपर लेक ऑफ भोपाल बनाया था। अपर लेक ऑफ भोपाल को भोजताल के नाम से जाना जाता है, और ये इसका भोजताल जो नाम था ये 2011 में रखा गया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमको इनके बारे में मिलती है इनकी कहानियों से। इसके अलावा यदि हम ग्रेटेस्ट वर्क देखें इनका, आर्किटेक्चरल वर्क, तो इसके अंदर इनने भोजेश्वर टेम्पल बनवाया है। ये जो भोजेश्वर टेम्पल है, ये भोज करके एक प्लेस है रायसेन में, भोजपुर, वहाँ पे ये टेम्पल बना हुआ है। ये एक मैसिव शिव टेम्पल है विच बूस्ट टू द लार्जेस्ट शिवलिंग इन द इंडिया। ये जो शिवलिंग है इसको लार्जेस्ट शिवलिंग माना जाता है इंडिया में। ये भोजपुर में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इन्हें चित्तौड़ में भी एक समाधेश्वर महादेव टेम्पल है वो बनवाया था।
ठीक है। इसी साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसमें से कौन सा टेम्पल राजा भोज ने बनवाया है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ी डिटेल्स पता होना चाहिए इनकी, इन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्ट करवाया। इसके अलावा अंडर हिज रूल इनकी कैपिटल थी धार, और ये चीफ इंटेलेक्चुअल सेंटर बन चुकी थी इंडिया का। इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑफ इंडिया कहलाई जाती थी राजा भोज के टाइम पे। ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। शायद ही इंडिया के किसी किंग ने एजुकेशन को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी होगी जितनी राजा भोज ने दी। इतनी ज़्यादा कि इनके समय में जो इनके किंगडम में वीवर्स होते थे, जो बुनाई का काम करते थे, सिल्क वीवर्स हो गए या कॉटन वीवर्स हो गए, जो भी इस तरीके का काम करते थे, वो भी संस्कृत के हैम्स को कंपोज कर पाते थे। जो संस्कृत के काव्य होते हैं उनको कंपोज कर पाते थे, इतने इंटेलिजेंट होते थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो एजुकेशन को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे। जो राजा भोज थे इन्होंने इस्टेब्लिश करवाई थी भोजशाला। ये जो भोजशाला है ये सेंटर ऑफ संस्कृत स्टडी कहलाता था। ठीक है, ये धार में ही है। इसके अलावा इन्होंने सरस्वती टेम्पल भी बनवाया था धार में, ये प्रेजेंट है धार में, अभी भी है। भोजशाला और सरस्वती टेम्पल ये धार में बनवाया था। भोजेश्वर महादेव टेम्पल भोजपुर सिटी है, भोजपुर प्लेस है रायसेन में, वहाँ पे बनवाया था। इसके अलावा सिद्ध समाधेश्वर टेम्पल बनवाया था इन्होंने चित्तौड़गढ़ वाले रीजन में। ठीक है, ये राजस्थान में था, याद रखिए कि राजस्थान में भी इन्हें टेम्पल बनवाया। अब हम इनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। कहा जाता है कि इन्हें अराउंड 84 बुक्स लिखी थी। इन्हें हर फील्ड का नॉलेज था, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो, चाहे वो लैंग्वेज पे कमांड हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन थे, और इन मतलब ऑलराउंडर थे, इनको हर फील्ड का नॉलेज होता था। रिनोन्ड स्कॉलर किंग सेवरल बुक्स आर एट्रीब्यूटेड टू हिम। काफ़ी सारी बुक्स इन्होंने खुद ने लिखी है। दिस बुक्स जो इनने लिखी है उसमें इनॉर्मस रेंज ऑफ टॉपिक्स मिल जाते हैं आपको। जैसे कि आपको उसमें संस्कृत की भी बुक्स मिलेगी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे भी बुक मिलेगी, हिंदू लॉज पे भी बुक मिलेगी। तो हर फील्ड के बारे में इनने बुक लिखी है, योगा शास्त्र के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, हर चीज़ में। इसके अलावा पोएम्स भी आपको देखने मिलेगी। ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑन पोएट्री एंड द ट्रीटीज। ठीक है, एक्सपर्ट थे ये पोइट्रीज लिखने में। श्रृंगार प्रकाशक ऑथर्ड बाय हिम। ऑल्दो नहीं पता कि कितनी बुक्स इनने लिखी है, बट ये जो बुक है श्रृंगार प्रकाशक ये तो इन्हीं ने लिखी है, डेफिनेटली ये कहा जाता है। तो ठीक है, एग्ज़ाम में यदि आपको लिखना है कि इनका क्या कल्चरल कंट्रीब्यूशन है या लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है, तो आपको इनकी कुछ बुक्स के नाम तो याद होना ही चाहिए। और एमसीक्यूज़ में तो डायरेक्टली आ सकता है कि ये कौन सी बुक है जो कि राजा भोज ने लिखी है। तो क्या है इस बुक का नाम? श्रृंगार प्रकाशक। अब एक कमेंट्री है पद प्रकाश। ये जो कमेंट्री है ये आज़ाद ने लिखी है। ये कमेंट्री है सरस्वती कंठभरण में, जो बुक कही जाती है कि राजा भोज ने लिखी है। इस कमेंट्री के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि राजा भोज ने 84 बुक्स लिखी थी। The surviving work attributed to राजा भोज include the following संस्कृत लैंग्वेज टेक्स्ट। अब बहुत सारी तो जो इनकी टेक्स्ट है वो आज की तारीख में प्रेजेंट नहीं है, बट कुछ जो सर्वाइविंग टेक्स्ट है जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई थी उसमें से कुछ हम हमारे लिए पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वो देख लीजिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं समरंगना सूत्रधारा। ये जो समरंगना सूत्रधारा जो बुक है ये ट्रीटीज ऑन आर्किटेक्चर एंड आइकोनोग्राफी है। जो आर्किटेक्चर जो होता है, जो बिल्डिंग्स की डिज़ाइन होती है, जो आइकोनोग्राफी होती है, उससे रिलेटेड ये बुक है। इसका नाम है समरंगना सूत्रधारा। देखिए, टेम्पल्स तो बहुत सारे किंग्स के टाइम पे बने, जैसे चंदेल्स के टाइम पे जो खजुराहो टेम्पल्स हैं वो तो एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल माना जाता है टेम्पल्स का, बट उसके बारे में लिखना, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना, इस तरीके की चीज़ें बहुत कम किंग्स के टाइम पे हुई है। और राजा भोज के टाइम पे ये जो आर्किटेक्चर और आइकोनोग्राफी की जो बुक लिखी गई थी इसमें उस समय के टेम्पल स्ट्रक्चर के बारे में हमको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बुक का नाम क्या है? समरंगना सूत्रधारा। अब नेक्स्ट जो बुक है वो है सरस्वती कंठभरण। अब ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है संस्कृत ग्रामर से।
ट्रेटिस ऑफ संस्कृत ग्रामर आपको इसमें देखने मिलेगी। अब हम देखते हैं व्यावरा मंजूरी। ये व्यावरा मंजूरी जो है ये बेसिकली बुक है जो कि धर्मशास्त्र और हिंदू लॉ पे लिखी गई है। फिर गोविंद विलास हम देखते हैं। गोविंद विलास एक पोयम है जो कि राजा भोज ने खुद ने लिखी है। इसके अलावा चंपू रामायण और भोज रामायण, ये क्या है? रामायण, ये रीटेलिंग ऑफ रामायण है। रीटेलिंग मतलब कि रामायण को वापस से इनने रीटेलिंग करी है, बोला है, इन मिक्सचर ऑफ पोर्ट्स एंड पोएट्री के फॉर्म में इस रामायण को लिखा गया है, चंपू रामायण या भोज रामायण। अब एक और जो इनकी बुक है वो है राजा मार्तंड और पतंजलि योगा शास्त्र भाष्य। ठीक है, इसकी कमेंट्री है ऑन द, ये जो बुक है राजा मार्तंड या पतंजलि योगा सूत्र भाष्य, ये जो बुक है ये कमेंट्री है योगा सूत्र ऑफ पतंजलि पे। पतंजलि ने जो योगा सूत्र लिखी थी उस पे ये कमेंट्री है। तो इनके के टाइम पे काफ़ी कुछ लिटरेरी वर्क हुआ। इसके अलावा संगीत राज एक बुक है जिसको एट्रीब्यूट किया जाता है टू कालसेन और कुंभा। कहा जाता है कि ये बुक इन्होंने लिखी है। इन्होंने अपनी बुक में ये बताया है कि जो राजा भोज थे वो म्यूज़िक की भी फील्ड का उनको नॉलेज था, ये कंपाइल्ड वर्क करते थे म्यूज़िक का, और इन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है म्यूज़िक के फील्ड में भी। तो ये बातें भी हमको इनके बारे में जानने मिलती हैं। तो ये बुक का नाम क्या था जिससे हमको ये बात पता चलती है? संगीत राज। तो आपको इनकी जो बुक्स हैं उनके थोड़े नाम याद होना चाहिए। समरंगना, सूत्रधारा, सरस्वती कंठभरण, व्यावग्रा मंजरी। इस तरीके से आप थोड़ी बहुत बुक्स का नाम याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखने के हिसाब से, मेंस में लिखने के हिसाब से याद होना चाहिए। और प्री में यदि आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि नाम में क्या है तो आप प्री में तो ईजिली इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब हम इनके लेजेंड्स देख लेते हैं। इनके बारे में कुछ बुक्स लिखी गई हैं जिनमें काफ़ी कुछ कहानियाँ हैं, काफ़ी कुछ ट्रू स्टोरीज़ पे बेस्ड है। तो ये जो भोज है, राजा भोज, इनको कंपेयर किया जाता है फेबल विक्रमादित्य से। जो विक्रमादित्य की हम कहानियाँ सुनते हैं उनसे कंपेयर किया जाता है राजा भोज को। ठीक है, अब जो राजा भोज की जो लेजेंडरी इंफॉर्मेशन है वो हमको इन 3 अकाउंट से मिलती है। ठीक है, तो ये किन किन ने लिखी है? मेरुटुंगा करके एक राइटर थे जिनने लिखी थी प्रबंध चिंतामणि, जिससे हमको राजा भोज के बारे में पता चलता है, इनकी कहानियाँ सुनने मिलती हैं। फिर एक है राजा वल्लभ जिनने भोज चरित्र लिखी है 15th सेंचुरी एडी में। और फिर एक है बलाल, ये जो बलाल है इनने लिखी है भोज प्रबंध। ये भोज प्रबंध इनने 17th सेंचुरी एडी में लिखी है। तो मेरुतुंगा की प्रबंध चिंतामणि, राज वल्लभ की भोज चरित्र और बलाल की भोज प्रबंध, ये तीनों बुक है जिनके अंदर हमको राजा भोज की काफ़ी सारी स्टोरीज़ पता चलती है, उनकी काफ़ी सारी लाइफ के बारे में पता चलता है कि उनको किस तरीके का नॉलेज था, किस तरीके से वो रूल करते थे, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमको इन बुक से मिलती है। तो आज का ये जो लेक्चर है इसमें हमने जो ये राजा भोज है इनके बारे में एज अ पर्सनैलिटी पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कि राजा भोज के बाद में डायनेस्टी किस तरीके से डिक्लाइन हुई। हम देखते हैं कि जो राजा भोज थे वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए अपने नेबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स करते रहते थे, कंटिन्यूसली करते रहते थे। तो चालुक्यास के साथ इनके कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। आप यदि इस मैप के थ्रू देखें, वेट फॉर अ मिनट, तो आपको समझ में आएगा कि चालुक्य एक स्ट्रॉन्ग किंगडम था साउथ इंडिया का और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो परमार्स के साथ इनके कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, जिसके कारण जो चालुक्यास के कारण जो परमार्स थे एक समय तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी के रूप में इमर्ज होके आई, बट धीरे धीरे परमार्स का डिक्लिनेशन स्टार्ट हो गया। इस डायनेस्टी का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, ये डायनेस्टी वीक पड़ने लगी क्योंकि राजा भोज के बाद में एज सच कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किंग इस डायनेस्टी में नहीं थे। ठीक है, अब जो इसके आखिरी किंग थे वो थे महाकाल देव। लास्ट किंग थे ये परमार डायनेस्टी के, जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने डिफीट कर दिया था 1305 एडी में, और यहाँ से मेडाइवल हिस्ट्री चालू हो गई थी मालवा रीजन की। ठीक है,
तो ये था परमार डायनेस्टी के बारे में। हमने अभी तक जो हिस्ट्री पढ़ी है 1305-1300 AD के आसपास तक का टाइम पीरियड पढ़ा है। इसमें हमने चंदेल डायनेस्टी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, कवर कर लिया। परमार डायनेस्टी थी जो मध्य प्रदेश के रीजन में थी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है। बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में हर राजा के बारे में कवर करा। मेन जो राजा थे वो थे वाकपति मुंज, उसके बाद में राजा भोज। राजा भोज को हमने एज अ पर्सनैलिटी कवर कर लिया है यहाँ पे। इससे ज़्यादा राजा भोज के बारे में जानने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है और इतना मोर देन इनफ है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस समय नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं की कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज़ पढ़ेंगे। कलचुरी जो डायनेस्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपने मैप में देखा कि कलचुरीज़ का भी अच्छा खासा एरिया पे रूल था, उनके बारे में देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि ग्वालियर वाला जो रीजन है किस तरीके का रूल था, वहाँ पे कौन किंग था, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वहाँ तक हमारा जो ये वाला अर्ली मेडाइवल पीरियड है 1300 AD तक का टाइम पीरियड वो ख़त्म हो जाएगा और फिर हम डिस्कस करेंगे मेडाइवल इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत बनी उसका क्या इन्फ्लुएंस रहा मध्य प्रदेश पे, और मध्य प्रदेश की जो मेडाइवल मध्य प्रदेश हिस्ट्री है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से हमारा 1300 AD तक का टाइम पीरियड पूरा डिटेल में कवर हो जाएगा। सारी कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज़ हम पढ़ चुके होंगे इस समय की, चंदेल्स और परमार्स की। इसके अलावा इसके पहले की भी जितनी डायनेस्टी हमने डिटेल में कवर कर ली जिनका मध्य प्रदेश में इन्फ्लुएंस रहा। फिर हम मेडाइवल्स देखेंगे। मेडाइवल के बाद में हम देखेंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मध्य प्रदेश का क्या रोल रहा, मध्य प्रदेश में किस तरीके के रिवॉल्ट्स हुए, मध्य प्रदेश में क्या कंडीशन रही। तो हमारा फिर हम जो हिस्ट्री वाला पार्ट है इसको इस तरीके से आगे फिनिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। इसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं सिविल्स ट्यूब जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। थैंक